नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कॉम्बैट एयर ट्रिमिंग सिस्टम को लेकर या फिर कैट्स वॉरियर सिस्टम को लेकर, जिसको HAL नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी और बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। सबसे पहले इसको इसी साल की एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था और कैट्स वॉरियर सिस्टम के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट कॉम्बैट सिस्टम मौजूद है जिनको जॉइंटली या सेपरेटली ऑपरेट किया जा सकता है। अब इनको लेके हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, तो कैट्स वॉरियर सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है वो सब आज हम डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। लेकिन आपको पता होगा कि कैट सिस्टम को जॉइंटली ऑपरेट करने के लिए या ऑटोनोमसली ऑपरेट करने के लिए HAL की तरफ से एक हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को बनाने का फैसला किया गया था, जिसे हैव सिस्टम का नाम दिया गया था। और ये एक सोलर पावर सैटेलाइट होने वाला है, जिसे लॉन्च करने के बाद ये महीनों तक आराम से हवा में रह सकेगा। इसको लगभग 70,000 की फीट की ऊंचाई में ऑपरेट किया जाएगा, जहां से आराम से एक वाइड एरिया के ऊपर नजर रख पाएगा। इसका वजन 500 kg के आसपास होने वाला है और इसके जो विंग्स होने वाले हैं वो लगभग 70 फीट के आसपास चौड़े होने वाले हैं। इनको हम कैट सिस्टम के साथ टीम अप करके इस्तेमाल करने के अलावा इनको मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए या बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब नॉर्मली जब भी हम किसी ड्रोन को ऑपरेट करते हैं तो जिन ड्रोन्स में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता है उनको बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेशन में इस्तेमाल करने में थोड़े दिक्कत आते हैं, और ऐसा करने के लिए हमको मल्टीपल ड्रोन्स को टाइम इंटरवल में लॉन्च करना पड़ता है, जो कि एक दूसरे के साथ लिंक बनाए रखते हैं। पर हैव सिस्टम को लॉन्च करने के बाद ये सीधे तौर पर कैट सिस्टम को हमारे सैटेलाइट के साथ लिंक करके रख पाएगा और इनको पूरे दुनिया भर में कहीं से भी हम आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए लगभग 700 करोड़ के आसपास सैंक्शन करने की बात की गई है और इसमें से पहले 50 करोड़ का भी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ही सैंक्शन कर दिया जाएगा, ताकि हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम को जल्दी से डेवलप करना शुरू किया जा सके और इसको आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ही तैयार करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को लेके है। आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि बालाकोट के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके POK रीजन में मौजूद सुअर प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर स्ट्राइक किया गया था और इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 के द्वारा स्ट्राइक किया गया था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फाइटर जेट में भी सेम स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, क्योंकि मिराज 2000 हम ज़्यादा स्पाइस 2000 बॉम्ब को कैरी नहीं कर सकते हैं, जबकि Su-30 अकेला ही 3 मिराज के मुकाबले पेलोड को कैरी कर सकता है। अभी हाल ही में ट्विटर में कुछ इमेज शेयर किए गए थे जिसमें इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फाइटर जेट को एक स्पाइस 2000 बॉम्ब के साथ देखा गया और इसे अभी असम की छवा एयरफोर्स स्टेशन में स्पॉट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि वो अभी स्पाइस 2000 को इंडियन एयरफोर्स की एक स्टैंडर्ड वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, यानी कि हमारी जितने भी फाइटर जेट होने वाले उन सभी में अभी स्पाइस 2000 को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी Su-30 MKI में इसको इंटीग्रेट करने के बाद आगे चल के तेजस MK1 और MiG-29 की फ्लीट में भी इसको इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके है। आप सब जानते होंगे कि भारत की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की स्टॉक है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और मोस्टली इनमें 2nd जनरेशन की मिलन-2T जैसे मिसाइल मौजूद हैं और साथ ही हमें अभी एक 3rd जनरेशन की हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ज़रूरत है, जो कि फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी बीच एक अपडेट सामने आया जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत की 2 मेजर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपनी सभी ट्रायल को कंप्लीट कर चुके हैं। इनमें से एक तो हमारा नाग मिसाइल है और एक हेलिना मिसाइल है। हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से बताया गया कि जल्दी से ही आर्मी की तरफ से इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया जाएगा। अभी मिसाइल और लॉन्चर पूरी तरीके से तैयार है और उम्मीद किया जा रहा है कि अभी आर्मी की तरफ से कम 500 मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा और साथ ही 40 लॉन्चर के लिए भी ऑर्डर को प्लेस करने की उम्मीद किया जा रहा है। इनकी प्राइस को लेकर अभी थोड़ा नेगोशिएशन होने वाला है और उम्मीद किया जा रहा है कि जो प्राइस होने वाला है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास होने वाला है, यानी कि हर एक मिसाइल की कीमत 1 करोड़ के आसपास होने वाली है।
अभी हेलेना मिसाइल की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करना अभी शुरू किया जा चुका है और रुद्र हेलीकॉप्टर को अभी एक डिसेंट अमाउंट में आर्मी में शामिल किया जा चुका है। लेकिन बिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की इनकी एंटी आर्मर कैपेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रही है। हेलेना मिसाइल की जो मिनिमम रेंज होने वाली है वो लगभग 500 मीटर होने वाली है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज होने वाली है वो लगभग 7 किलोमीटर तक होने वाली है, जिसमें से हम आसानी से दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर ही दुश्मन की टैंक को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में हेलेना मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए रिक्वेस्ट को किया जा रहा है, जिस पर अभी जल्दी से ही एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को सबमिट करने की बात की गई है। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके है। जब से भारत की जम्मू एयरवेज के ऊपर पाकिस्तानी बेस्ड सुअर प्रोडक्शन यूनिट्स की तरफ से ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी, तब से भारत की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम को हासिल करने पर भरपूर कोशिश किया जा रहा है और अभी हम 2 से 3 टाइप की एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसके जाके देख सकते हैं। अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास अभी एंटी ड्रोन सिस्टम के नाम पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद नहीं और जो भी सिस्टम अभी हमारे पास मौजूद है इनकी मास प्रोडक्शन शुरू होने में टाइम लगने वाला है और ऑर्डर करने के बाद इनकी डिलीवरी होने तक कुछ समय लगने वाला है। इसी बीच हमारे जितने भी मेजर इंस्टॉलेशन है वहाँ पर हमारे जवानों को मैनुअली रॉक ड्रोन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है और कुछ जगह में स्मार्ट शूटर सिस्टम को भी तैनात किया गया है, जो कि इफेक्टिवली ड्रोन्स को टारगेट करने में जवानों को मदद करने वाला है। लेकिन आप सब जानते होंगे कि बॉर्डर के अलावा हमारे जितने भी मेजर इंस्टॉलेशन है, चाहे वो एयरपोर्ट हो गया या आर्मी का कोई बेस हो गया, तो वहाँ पर रियल अम्युनिशन को यूज करने में थोड़े रिस्क रहते हैं, क्योंकि इसके आसपास लोग रहते हैं, जिस वजह से उनके घायल होने के चांसेस बने रहते हैं। इसी वजह से अभी सिविलियन एरिया के आसपास जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं उनको रॉक ड्रोन्स को मार गिराने के लिए रबर बुलेट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया या फिर पंप एक्शन गन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। वैसे हालांकि ये रबर बुलेट्स हैं, लेकिन फिर भी ये ड्रोन को नाकाम कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो रेंज होने वाली है वो थोड़ी लिमिटेड है और ये मैक्सिमम 100 मीटर की दूरी से दुश्मन की रॉक ड्रोन को टारगेट कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एक नई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें एक एयरबॉर्न इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया, क्योंकि जो ग्राउंड बेस्ड इंटेल गैदरिंग सिस्टम्स होते हैं इनके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जिस वजह से अभी आर्मी की तरफ से एरियल इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है, जिनको यूएवी में फिट करने का प्लान किया जा रहा है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें तो इनको जितने हाइट पर प्लेस किया जाएगा ये उतने इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, लेकिन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये किसी भी पहाड़ को या हाइट को पार करके नहीं जा सकते हैं। जबकि सेम सिस्टम को हाइट में प्लेस करने से उनकी रेंज और कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इस प्रोजेक्ट को अभी आर्मी के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इसके अंदर मेनली दुश्मन की रेडियो सिग्नल्स को सुनने की कोशिश की जाएगी या दुश्मन की सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश की जाएगी, जो कि एक तरीके से पैसिव इंटेलिजेंस को हासिल करने वाला सिस्टम होने वाला है। अभी भी आर्मी के पास ऐसे यूनिट मौजूद हैं, लेकिन ये मेनली ग्राउंड बेस्ड यूनिट्स होते हैं जिनके पास ग्राउंड बेस्ड व्हीकल मौजूद होते हैं और ये ऐसे सिग्नल को ट्रैक करते हैं, लेकिन इनको हर जगह में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है और मेनली पहाड़ी एरिया में ये इतने सही से दुश्मन की सिग्नल को पकड़ नहीं पाते हैं। इसी वजह से अभी इस नए प्रोजेक्ट के अंदर एक एरियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को बनाने का प्लान किया गया। इसमें एक यूएवी होने वाला है जिसमें मेनली कम्युनिकेशन पेलोड मौजूद रहेंगे और आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी यूएवी को यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर सिलेक्ट किया जाएगा और उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसमें कम से कम 6 घंटे तक उड़ान भरने की एंड्योरेंस होनी चाहिए। उसकी सर्विस सेलिंग कम से कम 3000 मीटर तक होना चाहिए और इसमें जीपीएस और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होना चाहिए और साथ ही लगभग 15 केजी के आसपास पेलोड को कैरी करना चाहिए। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेके। आज पीटीआई की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था जिसमें बताया गया कि मे भी फ्रांस अभी भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में मदद करने वाला है। अब इस पर अभी जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि फ्रांस अभी ऑकूस पैक्ट को लेके काफ़ी नाराज है और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ्रांस के साथ किए गए सबमरीन डील को तोड़ दिया गया, इस बात का बदला लेने के लिए वो भारत को न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में मदद कर सकता है, जिस तरीके से यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया की मदद करने वाले हैं। वैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के राइवल नहीं है। तो अगर यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन की टेक्नोलॉजी देते भी हैं और बाद में फ्रांस भारत को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी देता है,
तो इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों को फायदा होने वाला है, और जो नुकसान होने वाला है वो दरअसल चाइना को होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत बाद में एक ही साइड में होने वाले हैं। और इंडो पैसिफिक में फ्रांस का जो एजेंडा है वो भी हमारे साथ ही सिमिलर है। और ईयू के चक्कर में आके मुझे नहीं लगता कि कोई देश अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को देने वाला है। इसके साथ ही अभी भारत की न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसको लेके कुछ लोगों के मन में थोड़े डाउट हैं, और वो मेनली SSN और SSBN को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। SSN न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स होते हैं, जिनको दुश्मन की सबमरीन्स और बाकी किसी भी सरफेस वेसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो SSBN होते हैं ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होते हैं, और इनको चुपचाप से किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में तैनात किया जाता है, और जहाँ से ज़रूरत पड़ने पर ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करते हैं। और ये पानी के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, जबकि जो SSN होते हैं इनके मुकाबले काफ़ी तेज होते हैं, और ये ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं ताकि दुश्मन की वेसल को कैच कर पाए या इनकमिंग टॉर्पिडो या फिर डेप्थ चार्जेस को अवॉइड कर पाए। इसलिए सेम डिस्प्लेसमेंट की SSN और SSBN के जो रिएक्टर्स होते हैं, इनमें से SSN का रिएक्टर SSBN के रिएक्टर के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा बड़ा होता है और पावरफुल होता है। अभी भारत की बात करें तो भारत के जो अरिहंत क्लास के SSBN है, हम चाहे तो इसी स्टैंडर्ड की SSN को बना सकते हैं, लेकिन अरिहंत क्लास की वेसल की जो टॉप स्पीड है वो लगभग 18 से 20 नॉट की है, जबकि असल में हमको सेम स्टैंडर्ड की SSN के लिए 30 से 35 नॉट की रफ्तार की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसी वजह से अभी वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एक पावरफुल रिएक्टर को डेवलप किया जा रहा है, जिसे हम हमारे फ्यूचर SSN में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।